परमाणु के बारे में बताने वाले हैं कि परमाणु वास्तव में क्या होता है। मेरे बच्चों, परमाणु को जानने से पहले आपको थोड़ी बहुत इंग्लिश आनी चाहिए। जैसे कि मैं आज स्कूल गया था, मैं और आज और गया था तो हिंदी शब्द हैं, लेकिन स्कूल जो शब्द है वो इंग्लिश शब्द है। मैं आज विद्यालय गया था, एक पूरा हिंदी वाक्य है। तो अपनी हिंदी भाषा जो है इतनी अच्छी भाषा है कि किसी भी विदेशी शब्द को अपने में वो मिला लेती है, आत्मसात कर लेती है और एक निश्चित अर्थ को दे देती है। तो परमाणु को हम बच्चों अंग्रेजी में क्या कहते हैं, तो ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। परमाणु को अंग्रेजी में कहते हैं एटम। क्या कहते हैं? एटम कहते हैं। और बच्चों, आप सभी जानते हैं अंग्रेजी में या हिंदी में कहें, ए का मतलब और आ का मतलब होता है नहीं। ये पता चल गया आपको? तो जब शुरू में वैज्ञानिकों ने परमाणु की खोज की थी मेरे बच्चों, तो ए और आ माने नहीं। ठीक है, क्या नहीं? तो पुराने जो वैज्ञानिक थे, एक वैज्ञानिक का नाम है मेरे बच्चों डाल्टन। डाल्टन ने कहा था कि परमाणु को हम तोड़ नहीं सकते हैं। क्या नहीं कर सकते हैं? तोड़ नहीं सकते हैं। माने जो आपका परमाणु है, ये इस तरीके के आपका कुछ परमाणु होता है, इस परमाणु को हम तोड़ नहीं सकते हैं, ये डाल्टन महोदय ने कहा था। ऐसा ही कुछ अपने भारतीय महर्षि सोचो, अपने देश में भी ऐसे महान ऋषि हो गए हैं कि उन्होंने भी कहा था कि जो परमाणु है इसको हम तोड़ नहीं सकते हैं। तो उनका नाम था कणाद। उनका नाम क्या था? कणाद। तो कणाद ने भी कहा था कि परमाणु को तोड़ नहीं सकते हैं। माने अगर हम विज्ञान की भाषा में कुछ अच्छा कहें तो इसे बोलते हैं अविभाज्य। माने परमाणु अविभाज्य है, ये कहने वाले थे आपके डाल्टन महोदय और महर्षि कणाद। तो परीक्षा में यहीं से वो प्रश्न आपसे पूछ लेते हैं कि डाल्टन के अनुसार परमाणु कैसा है? अविभाज्य है। महर्षि कणाद के अनुसार परमाणु कैसा है? अविभाज्य है। फिर कहोगे सर प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, ये तो हमने सुना है कि परमाणु में प्रोटॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं। फिर ये क्या मतलब है, उसको भी अपन समझते हैं। बैठ जाओ यहीं पे, यहीं बैठो, बैठ जाओ यहीं पे। तो मेरे बच्चों, मेरे दोस्तों, इसको भी अपन समझेंगे। ये हमने आपका बना दिया परमाणु, ठीक है, ये हमने आपका बना दिया परमाणु। अब परमाणु में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। प्रोटॉन, ये प्रोटॉन हो गए, ठीक है, प्लस न्यूट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं। 3 2 5 6 7 8, ठीक है। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन जो है, चित्र आपको ऐसा नहीं है कि इसको बनाने की कोशिश करो, कोई आवश्यकता नहीं है अभी। तो मेरे बच्चों, मेरे दोस्तों, ये हमने बना दिया परमाणु का नामांकित चित्र। आप कहोगे सर नामांकित कैसे है? तो देखो, ए पी बना है, ए है आपका प्रोटॉन, यहाँ हम लिख देते हैं प्रोटॉन। क्या लिख देते हैं? प्रोटॉन लिख देते हैं। और बच्चों, जब प्रोटॉन की बात चल रही तो प्रोटॉन को पहला अपन समझेंगे कि परमाणु में जब परमाणु को कह चुके हैं कि परमाणु अविभाज्य है, माने परमाणु को तोड़ नहीं सकते,
तो ये प्रोटॉन कहाँ से आ गए, न्यूट्रॉन कहाँ से आ गए। तो मेरे बच्चों यहाँ आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है, परमाणु की परिभाषा पूछी जाती है। पदार्थ का सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है परमाणु कहलाता। पदार्थ का सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है परमाणु कहलाता। माने सर इसको थोड़ा और समझाओ। तो अच्छा एक बात बताओ, आप पदार्थ के बारे में जानते हो? आप अभी मोबाइल से वीडियो देख रहे हो तो वो भी पदार्थ। इसके अलावा आपके आसपास क्या है? पेंसिल है, वो भी पदार्थ है। कॉपी है, वो भी पदार्थ है। अब कई छात्र क्या बहुत अच्छे से हमारे नोट्स बनाते हैं, तो कॉपी वो भी पदार्थ है। आप खुद स्वयं एक पदार्थ हैं। आप खुद एक पदार्थ हैं, हम पदार्थ हैं, आपके मम्मी पापा पदार्थ हैं। माने हर जगह जो आपको कुछ दिख रहा है वो सब पदार्थ है, बशर्ते उसमें दो चीज़ें हों, उसमें द्रव्यमान हो और वो जगह घेरे। ये देखो पदार्थ की परिभाषा भी हो गई। हमारे आसपास की वे सभी वस्तुएं जो जगह घेरती हैं, जिनमें द्रव्यमान होता है, पदार्थ कहते हैं। तो ये आप समझ गए। आप अपने आसपास जितनी भी चीज़ें हैं वो सब बच्चों, उनको हम क्या क्या बोल सकते हैं? उनको हम द्रव्य भी बोल सकते हैं, उनको हम पदार्थ भी कह सकते हैं। अब कहोगे सर ये क्या बात हुई? तो समझो, आप हो, हम हो, मम्मी पापा हो, रिश्तेदार हो, इन सबको क्या कहते हैं? इंसान कहते हैं, मानव कहते हैं। आपके स्कूल में लड़का है, लड़की हैं, इनको छात्र बोलते हैं, विद्यार्थी बोलते हैं, बोलते नहीं बोलते? तो सबको मिला करके क्या हम मानव कह देते हैं। इसी प्रकार संसार में जो कुछ भी है उनको हम क्या बोलेंगे? द्रव्य बोलेंगे या पदार्थ बोलेंगे। कुछ ना कुछ तो बोलना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो बोलना पड़ेगा। तो द्रव्य और पदार्थ, तो इसकी परिभाषा भी हमने आपको बता दी। यहीं से अपन ने स्टार्ट की थी परिभाषा। पदार्थ का सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है लेकिन रासायनिक क्रिया में भाग लेता है, परमाणु कहलाता है। ये परमाणु की परिभाषा जो है बच्चों आपको आनी चाहिए। इसके अलावा बच्चों आपको तत्व भी पता होना चाहिए। तत्व क्या है? अभी शब्द आपके आएंगे, ये बातें आपकी आएंगी। अभी जब चैप्टर को हम कंप्लीट करेंगे तो बीच बीच में आपको मिलेंगे तत्व क्या है। आशा करते हैं आपको पहले से पता हो, लेकिन नहीं है तो देख लो तत्व क्या है। तत्व जो है बच्चों पदार्थ का शुद्धतम रूप होता है। अब देखो हमने यहां बोला तत्व की परिभाषा, किसी पदार्थ का शुद्धतम रूप तत्व कहलाता है, या पदार्थ का शुद्धतम रूप तत्व कहलाता है। अगर आपको पदार्थ नहीं बताते तो फिर यहां फिर कंफ्यूजन होता कि क्या होता है पदार्थ। तो किसी भी पदार्थ का शुद्धतम रूप तत्व कहलाता है। अभी हम देखते हैं कि अपनी आवर्त सारणी में 118 तत्वों की खोज हो चुकी है। जैसे कि उदाहरण देते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट हैं, आपको पता होना चाहिए। ये हाइड्रोजन हो गया आपका, एक आपका परीक्षा में पूछा जाता है सोडियम, एक आपका परीक्षा में पूछा जाता है बोरोन, एक परीक्षा में आपका पूछा जाता है मैग्नीशियम। ये पूछे जाते हैं। जिस तरीके से बच्चों स्कूल में आपका हाजिरी नंबर होता है, उसी प्रकार बच्चों उनका कुछ ना कुछ नंबर होता है। तो इनका बच्चों होता है दो। ये क्या है? इनको तत्व भी बोलेंगे और परमाणु भी बोलेंगे, घबराना नहीं। तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक बच्चों 1 होता है, याद कर लो। सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है, याद कर लो। और बोरोन का परमाणु क्रमांक 5 होता है मेरे बच्चों, याद कर लो। मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक 12 होता है बच्चों, याद कर लो। एक है बच्चों क्लोरीन, इसका परमाणु क्रमांक बच्चों 17 होता है। मेरी खातिर आप इन्हें याद कर लें, बहुत वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। जो हमारी बात मानते हैं वो आज डॉक्टर है, नहीं मानोगे तो वो आपकी इच्छा है, तो इनको याद करो। तो प्रिय छात्रों, हम शुरुआत करने वाले हैं अपने चैप्टर की। तो ए लिख दिया हमने, क्या लिख दिया बताओ?
परमाणु। परमाणु को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? एटम कहते हैं। ये लिख दिया एटम। अब ये दिखने में कैसा होता है तो वो भी हम आपको बता दे रहे हैं। इस तरीके से कुछ आपका ये परमाणु होता है। इस तरीके से जो है आपका एक परमाणु होता है। ठीक है, एक गोल गोल बना दिया। ये क्या है बच्चों? ये हैं कक्षाएं। क्या है? कक्षाएं। ठीक, इनमें बच्चों क्या है? इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन जो है वृत्तीय कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं। और बच्चों जो केंद्रक है, ध्यान रखें, हमने केंद्रक जो है जानबूझकर बोला, कोई टोक भी नहीं सकता था कि केंद्रक होता। भाई साहब केंद्रक नहीं है ये। केंद्रक होता है कोशिका में। कोशिका का मध्य का स्थान, कोशिका के मध्य में जो ऑर्गन होता है उसको केंद्रक कहते हैं। ये केंद्रक नहीं है बच्चों, ये नाभिक है। ये क्या है आपका? ये आपका बच्चों है नाभिक। ध्यान रखें क्या है? ये आपका नाभिक है, जिसको हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं? न्यूक्लियस। इंग्लिश नाम बहुत जरूरी है। इंग्लिश नाम आपको आना चाहिए। ठीक है, ये दो बातें आप समझ गए कि जो परमाणु होता है मेरे बच्चों वो दो से मिलकर बना होता है। माने दो इसके पार्ट होते हैं। परमाणु दो भागों से मिलकर बना होता है। एक आपका केंद्रक हो गया, एक आपकी वृत्तीय कक्षाएं हो गई। अब बच्चों जो आपका नाभिक है, अब नाभिक ही बोलेंगे, ध्यान रखें। जो नाभिक है बच्चों, इसमें होता क्या है? तो मेरे बच्चों नाभिक में आपका होता है प्रोटॉन और नाभिक में होते हैं आपके न्यूट्रॉन। तो तीन आपके कण हुए यहाँ पर, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। तो परीक्षा में कुछ नहीं कुछ इतना ही पूछ लेते हैं कि परमाणु के तीन जो मूल कण हैं वो कौन कौन से हैं। तो पता है इलेक्ट्रॉन है मूल कण, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन, ये मूल कण। अब बच्चों समझो बात, परमाणु नाम जो है अपने महर्षि कणाद ने दिया था, उनको सत सत नमन, अभी नमन करें। ऐसे महर्षि अपने भारत वर्ष में हुए हैं। अब आपको ये भी जानना जरूरी है। क्या जरूरी है? अब ये भी नाम जानना जरूरी है कि परमाणु शब्द है अपने महर्षि कणाद ने दिया था, तो जो एटम नाम है किसने दिया था, ये भी जान लो। हम आपको इतने बेहतरीन शब्दों में समझाते हैं कि आप बच्चों भूलना भी चाहो तब भी नहीं भूल पाओगे उत्तर, तब भी उत्तर नहीं भूल पाओगे, भूलना भी चाहो तब भी। तो जो परीक्षा में पूछा जाएगा कि जो एटम शब्द है सबसे पहले किसके मुख से निकला था, किसके निकला था? इनका नाम था जॉन डाल्टन। बता भूल पाओगे आप? जो एटम शब्द है सबसे पहले किसके मुख से निकला था? जॉन डाल्टन। किसके मुख से निकला था? जॉन डाल्टन। हमने ये तो कहा था कि परमाणु के बारे में आपने जान लिया कि महर्षि कणाद ने परमाणु शब्द दिया था, परमाणु के बारे में बताया था कि परमाणु अविभाज्य है और पदार्थ का छोटी से छोटा जो कण है वो परमाणु है जो अविभाज्य है। तो बच्चों विदेशों में उस समय अपने महर्षि ने तो बहुत पहले बताया था, इनने तो अभी बाद में बताया, जॉन डाल्टन ने बताया कि एटम नाम का कोई ना कोई एक चीज़ है जिससे सब कुछ बना हुआ है। सारे पदार्थ जो हैं परमाणु से बने हुए हैं। तो एक आप समझ गए, परीक्षा में कभी भी पूछा जाए कि एटम शब्द सबसे पहले किसके मुख से निकला था या एटम शब्द किसने दिया था, तो जॉन डाल्टन ने दिया था। ठीक है, अब हम देखते हैं इस नाभिक के बारे में जानते हैं। जिस तरीके से अपनी नाभि होती है, तो नाभिक मतलब आप जो हो उसी से आपका पूरा विज्ञान है, उसी से आपकी पूरी केमिस्ट्री है। आपका नाभि है, बोलो जानते हो नाभि? पेट में होती है नाभि। जब वो खिसक जाती है तो पेट दर्द होता है, इसको गांव में कई लोग बोलते हैं पेट टर गया, माने अपने सेंटर से नाभि कहीं खिसक गई तो पेट दर्द होता है। फिर गांव में होते हैं उसको सही करने वाले। तो बच्चों उसको पेट में नाभि है कि नहीं है? तो इसी तरह ये परमाणु की नाभि है, कबूतर और लगा दिया तो हो गया नाभिक। तो नाभिक कहाँ होता है? परमाणु के मध्य में होता है। परमाणु के नाभिक में क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। अब बच्चों जो आपका परमाणु है ये आपका विद्युत उदासीन होता है। मेरे बच्चों परमाणु जो है आपका ये कैसा होता है? विद्युत उदासीन होता है। अब ये विद्युत उदासीन होता है, परमाणु जो है आपका ये विद्युत उदासीन होता है। कैसा होता है? विद्युत उदासीन। मतलब जो उसका कुल आवेश है वो कैसा है? 0 है कुल आवेश। माना तो एक ना तो ये कर्ज में है ना ही ये पैसे वाला है।
माने जो ना तो हंस रहा है ना रो रहा है, उदास बैठा है तो वो उदासीन है। हंस रहा है तो हंस रहा है, रो रहा है तो रो रहा है, दो बातें हुई, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है तो उदासीन है वो। तो बच्चों यहाँ पर देखो, ये प्रोटॉन है आपका, ये प्रोटॉन है, इस पे धन आवेश है, ये इलेक्ट्रॉन बना दिया हमने, इस पे बच्चों इस पे कैसा आवेश है, इस पे बच्चों ऋण आवेश है, इस पे ऋण आवेश है। तो धन और ऋण में क्या हो गया, कुछ नहीं, जीरो आवेश। तो परमाणु जो है बच्चों, मेरे बच्चों, ये होता है विद्युत उदासीन। ये इसलिए विद्युत उदासीन होता है कि इसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जो है आवेश को संतुलित करते हैं। समझ गए आप? अब हम इनकी खोजों के बारे में जानते हैं। खोजों को जानने से पहले अपन खोजों के बारे में जानते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले अपन नाभिक के बारे में जानते हैं कि नाभिक की खोज किसने की थी। नाभिक की खोज किसने की थी? तो बच्चों नाभिक की खोज की थी रदरफोर्ड ने। किसने की थी? रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज की थी। ऐसा माना जाता है कि रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज के अलावा, तो को लिखते जाएं, इन्होंने नाभिक की खोज की थी, इसलिए इन्हें नाभिक के जनक भी कहते हैं। नाभिक के जनक परीक्षा में कई बार पूछा जाएगा कि नाभिक के जनक कौन है, तो उत्तर आपका क्या रहेगा? रदरफोर्ड। ऐसा भी बोल लिख के दे सकते हैं कि रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन से नाभिकीय अवधारणा की पुष्टि होती है। ऐसा ही पूछेंगे। देखो ये समझो कि रदरफोर्ड हैं, इन्होंने नाभिक की खोज की थी। अब नाभिक की खोज की थी तो नाभिक के जनक बोलने में क्या दिक्कत है? ऐसा प्रश्न आया कि नाभिकीय अवधारणा के जनक, लिख देते हैं नाभिकीय अवधारणा। नाभिकीय अवधारणा किसने दी थी? तो भाई साहब दी थी रदरफोर्ड ने। और रदरफोर्ड ने क्या किया था? अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग किया था। अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग किया था। किसने किया था? रदरफोर्ड ने किया था। तो अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग से इन्होंने सिद्ध किया था कि परमाणु के मध्य में क्या होता है? नाभिक होता है। उन्होंने क्या किया? एक सुनार से सोने की पतली पन्नी उन्होंने ऐसे, आपका जो अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग है वो क्या है वास्तव में? और तो रदरफोर्ड ने क्या किया? एक सोने की पतली पन्नी उन्होंने बनवाई। ठीक है, सोने की पतली पन्नी बनवाई। तो उन्होंने क्या किया? अल्फा कण इन्होंने भेजे, अल्फा कण भेजे, अल्फा कण भेजे। तो उन्होंने देखा कि कुछ अल्फा कण जो हैं वापस लौट आए। तो इससे अंदाज़ा लगाया कि परमाणु के मध्य में ठोस स्थान है, और कुछ कण जो हैं सीधे चले गए। तो इन्होंने अंदाज़ लगाया कि कुछ ना कुछ खाली स्थान है, और कुछ विचलित हो गए, माने इसके अंदर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा आवेश है जो प्रतिकर्षण कर रहा है। तो रदरफोर्ड का ये अल्फा कण प्रयोग था। सोने की पतली पन्नी पर रदरफोर्ड ने प्रयोग किया था। तो रदरफोर्ड के बारे में आपने ये जाना, इन्होंने नाभिक के बारे में बताया, इन्होंने बच्चों प्रोटॉन के बारे में भी बताया। अब प्रोटॉन के बारे में क्या है वो जान लो, बहुत इम्पोर्टेंट है ये। वो खोजों से संबंधित है। कैसी खोजों से संबंधित है? हमने ये आपको एक ट्रिक्स बताई, ईंट पर पग नाचे, ईंट पर पग नाचे। खोजों के लिए आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है, ईंट पर पग नाचे। ईंटें हैं, आप नाच रहे हो तो क्या है? पैर ही तो नाच रहे, पग ही तो नाच रहे, उसमें क्या दिक्कत है? तो बच्चों पता है कैसे आप क्या याद कर लेंगे यहाँ पर? ई। तो बच्चों ई से अपन हो जाएगा अपना इलेक्ट्रॉन। क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन हो जाएगा आपका। ठीक है। टा से अपन याद कर लेंगे टॉमसन। क्या याद कर लेंगे? टॉमसन। टॉमसन को बच्चों कभी कभी थॉमसन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? थॉमसन भी कहते हैं। कोई दिक्कत तो बता दो। ठीक। तो इलेक्ट्रॉन जो है बच्चों, इसकी खोज किसने की थी? टॉमसन ने की थी, या कभी लिखा जाए थॉमसन। इनको जे थॉमसन भी कहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जे याद रहे तो ठीक, ना रहे तो ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब पर और पग, तो बच्चों ऐसा माना जाता है जो आपका प्रोटॉन है,
इसकी जो खोज है, कब किसी किसी किताब में ऐसा रहता है रदरफोर्ड, किसी किताब में रहता है गोल्डस्टीन। तो बच्चों ध्यान देना, अगर रिक्त स्थान में आए तो आपको उत्तर गोल्डस्टीन ही लिखना है। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की थी। ऑप्शन देख लो, अगर ऑप्शन में गोल्डस्टीन नहीं दिया है तो रदरफोर्ड आंसर सही है। अगर ऑप्शन में बच्चों गोल्डस्टीन भी दिया है, रदरफोर्ड भी दिया है, तब भी आपका उत्तर गोल्डस्टीन सही है। अगर 4 ऑप्शन दिए, उसमें गोल्डस्टीन नहीं दिया है, रदरफोर्ड दिया है, थॉमसन दिया है, जॉन डाल्टन दिया है और कोई एक नाम लिखा है, तब आपका उत्तर रदरफोर्ड सही रहेगा। यहाँ पर आपने समझ लिया। अब बात करते हैं न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। ठीक, तो न्यूट्रॉन की खोज की थी मेरे बच्चों चैडविक ने। कैसे याद रहे, हमने बोला नाचे, न्यूट्रॉन चैडविक। अब बताओ, आप इतना याद नहीं रख सकते हो, ईंट पर पग नाचे। इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने, पग प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने, नाचे न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने। तो ये देखो बता दिया। अब बच्चों परीक्षा में यहाँ जो पूछा जाता है हमेशा रदरफोर्ड भाई साहब के बारे में। तो रदरफोर्ड ने बच्चों नाविक की खोज की थी, इसलिए इन्हें नाविक के जनक भी कहते हैं, नाविक के जनक। ठीक, ध्यान रख लो। और नाविक के जनक, इन्होंने नाविक की खोज किससे की थी? अल्फा कण प्रकीर्णन से प्रयोग से। अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग से इन्होंने नाविक की खोज की थी। ध्यान रखें, अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग से नाविक की खोज की थी, इसलिए इन्हें नाविक के जनक भी कहा जाता है। दूसरे तरीके से इसको घुमाएंगे भी, नाविकीय अवधारणा किसने दी थी? माने नाविकीय अवधारणा माने नाविक की खोज किसने की थी? तो ऐसा ही पूछ लेंगे कि नाविकीय अवधारणा किसने दी थी? नाविकीय अवधारणा किसने दी थी? किसने दी थी? रदरफोर्ड ने थी, नाविकीय अवधारणा। तो रदरफोर्ड के बारे में आपने क्या क्या सीखा कि इन्होंने अल्फा कण प्रयोग किया था, नाविक की खोज की थी इन्होंने, और ऑप्शन में गोल्डस्टीन नहीं हो तो प्रोटॉन की खोज अपन रदरफोर्ड पर लगाएंगे। इसके अलावा बच्चों रदरफोर्ड ने नाइट्रोजन की भी खोज की थी, रदरफोर्ड ने नाइट्रोजन की भी खोज की थी, भी आपको ध्यान रखना। अब बच्चों आगे चलते हैं। परीक्षा में प्रश्न ऐसा आ सकता है कि परमाणु का सर्वप्रथम मॉडल देने वाले वैज्ञानिक का नाम कौन है? तो कैसे याद रखें? आपको याद है थॉमसन, आपको याद है रदरफोर्ड और आपको याद है गोल्डस्टीन। तो हम जो ट्रिक्स बताते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तो यहाँ आया था शुरू में ईंट, तो परमाणु का सर्वप्रथम मॉडल दिया था थॉमसन ने। परमाणु का सर्वप्रथम मॉडल किसने दिया था? थॉमसन ने दिया था। इन्होंने ये कहा था कि जो परमाणु होता है उसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं गोले में धसे रहते हैं। परमाणु में इलेक्ट्रॉन जो हैं गोले में धसे रहते हैं, इन्होंने ये बोला था थॉमसन ने। तो परमाणु का सर्वप्रथम मॉडल किसने दिया था? थॉमसन ने दिया था। परमाणु कैसा होता है? विद्युत उदासीन होता है, ये भी हम आपको बता चुके हैं। अब बात कर लेते हैं जो वृत्तीय कक्षाएं हैं। वृत्तीय कक्षाओं में बच्चों जो हैं इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। वृत्तीय कक्षाओं में मेरे बच्चों इलेक्ट्रॉन जो है क्या करते हैं? चक्कर लगाते रहते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। अब परीक्षा में पूछ सकते हैं कि वो कक्ष में
कक्ष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं? कक्ष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं? तो मेरे बच्चों, कक्ष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन जो हैं कितने हो सकते हैं, उसके लिए आपको एक सूत्र याद करना पड़ेगा, 2n²। क्या याद करना पड़ेगा? 2n²। अक्सर में बच्चों होता ये है कि इस तरीके से होता है KL, M, N ऐसे कोष होते हैं। K के लिए अपन 1 नंबर देंगे, L के लिए 2, M के लिए 3। ऐसे अपन K कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो 2 रखेंगे। N माने पहले कक्ष की बात आया, देखिए यहाँ पहले कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, यहाँ N की जगह 1 रख दो, वर्ग करेंगे तो 1 एकम 1, तो उत्तर वही आएगा आपका 2। अगर अब इस तरीके से देखो दूसरे कक्ष में इलेक्ट्रॉन, तो N की जगह अपन 2 लिखेंगे और 2 का वर्ग लगा देंगे, 2 दूनी 4, तो 2 दूनी 4 बराबर 8। दूसरे कक्ष में इलेक्ट्रॉन 8 होते हैं। तीसरे कक्ष में इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे? वही सूत्र है, 2n², 2n की जगह 3, तो 2, 3 त्रिके 9 और 9 दूनी 18। तो तीसरे कक्ष में जो इलेक्ट्रॉन के हैं 18 होते हैं। इस तरीके से चौथे कक्ष की बात करें, इम्पोर्टेंट है, चौथे कक्ष की बात करें तो देख लेते हैं। 2 यहाँ 4 लिखेंगे, 4 चौको 16, 16 दूनी 32। ये बहुत इम्पोर्टेंट है मेरे बच्चों, ये आपको याद रखना है। 2, 8 याद रखना है, 2, 8, 8, 18। मेरी खातिर मेरी बात मान करके इस फार्मूले को याद रख लो, 2, 8, 8, 18। इससे बहुत आपको आगे चल के काम पड़ेगा। तो इलेक्ट्रॉन में कितने मूल कण होते हैं? 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये 3 मूल कण होते हैं। तो बाह्यतम कोश में प्रश्न आएगा कि बाह्यतम कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 8। बाह्यतम कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 8। ये बाह्यतम कोश क्या है? अपनी जेब है, जेब में यहाँ पर आप कितने रुपए रखे हैं? एक नियम बना दिया है कि आप जेब में सिर्फ 8 रुपए रख सकते हैं, कोई भी हो सिर्फ 8 रुपए रख सकता है। तो अपन कहेंगे कि बाह्यतम जेब में रुपए कितने हैं? 8। इसी तरह जो परमाणु होते हैं, परमाणु को जो सबसे बाहरी कोश होगा उसमें सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। ध्यान रखना है। इसी को बच्चों बोला जाता है अष्टक नियम। क्या? अष्टक नियम। अष्टक नियम बोला जाता है। माने कुछ ना कुछ करके, माने कोई बच्चों परमाणु है, कोई परमाणु है, वो यौगिक तब बना सकता है कि उसका जो बाहरी कोश है, अगर 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, अगर 2 हैं, ऐसा है, 2 हैं, 8 हैं और 2 हैं। अब बाहरी कोश में होने चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन। कैसे हो 8 इलेक्ट्रॉन? ये 2 त्याग दो, किसी को दे दो, अब बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। अगर ऐसा हो 2, 8, 5, आवश्यकता 3 की है, यानी संख्या है टोटल 8 है, तो 3 कम लेना पड़ रहा है। तो सीधी सी बात है, किसी के पास 5 रुपए हैं, किसी के पास 3 हैं, कोई वस्तु बाजार से खरीदते हैं तो 5 वाला अपने पहले घर ले जाएगा क्योंकि हमारे रुपए सले थे। तो ये कहता है 3 वाले से कि हमारे पास आ जाओ, तो 5 3 हो गए 8, तो ये बन जाएगा आपका 2, 8, 8। अब बात ये आती है, एक समस्या और है। अब बच्चों किसी के पास देखो इस तरीके से व्यवस्था है, जेब में 4 रुपए हैं। अब किसी से 4 रुपए लिए कोई वस्तु खरीदी, तो वो कहेगा पहले हम अपने घर ले जाएंगे, ये कहेगा हम अपने घर ले जाएंगे। बहुत बात तो सही है, उसके विचार इसके, तो इसे बोलते हैं साझा। क्या बोलते हैं? साझा। अब साझा कोई बात बन जाए, जो बन जाती है साझे से बात, तो माने ये समझाना चाहते हैं आपको बच्चों, कोई परमाणु जो है अपने बाह्यतम कोश में, ध्यान देना, अपने बाह्यतम कोश में ये 8 इलेक्ट्रॉन करना ही चाहेगा। कोई भी हो, यौगिक तभी बन सकता है जब परमाणु अपने बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन कर ले। 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए वो 3 प्रकार के फार्मूले अपनाएगा, या तो वो साझा कर लेगा, या फिर इलेक्ट्रॉन त्याग देगा, या इलेक्ट्रॉन वो ग्रहण कर लेगा।
ये 3 काम उसे करने पड़ेंगे और 8 इलेक्ट्रॉन उसके बाह्यतम कोश में हो जाएंगे। ये आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। हमने आपको बोला था कि कुछ तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको याद होना चाहिए, तो चलो देखते हैं अपन। सबसे पहले आपको तत्वों का इलेक्ट्रॉन विन्यास सीखना जरूरी है, वो है आपका सोडियम। सोडियम का बच्चों जो परमाणु क्रमांक है वो 11 है। अब बच्चों जो परमाणु क्रमांक होता क्या है? परमाणु क्रमांक क्या होता है? परमाणु क्रमांक परीक्षा में ये 2 नंबर में आएगा। परमाणु क्रमांक 2 नंबर में आपका आएगा कि परमाणु क्रमांक क्या है। माने एटॉमिक नंबर क्या है, एटॉमिक नंबर क्या है, NUMBER, एटॉमिक नंबर क्या है, तो इसकी परिभाषा क्या है वो जानो। किसी भी तत्व के परमाणु, ये परमाणु का चित्र है, तो यहाँ आपको बस तत्व से शुरू करना है। किसी भी तत्व के परमाणु, किसी भी तत्व, ये परिभाषा कहीं बता रहे हैं हम, ये परमाणु क्रमांक की परिभाषा बता रहे हैं। किसी भी तत्व के परमाणु के नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु क्रमांक कहते हैं। ऐसे सोडियम पूछा जाएगा, सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना है? सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 है, क्योंकि इसमें मेरे बच्चों प्रोटॉन 11 है। एक बात और ध्यान रखें, जो प्रोटॉनों की संख्या है वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर है, क्योंकि हम पहले आपको बता चुके हैं कि आवेश संतुलित रहता है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के कारण। प्रोटॉन का धन में आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन का ऋण में होता है। ठीक है, तो एक परमाणु में जितने प्रोटॉन हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन। अगर प्रोटॉन 11 हैं तो इलेक्ट्रॉन 11 हैं, प्रोटॉन 10 हैं तो इलेक्ट्रॉन 10 हैं। ठीक है, तो इसकी दूसरी परिभाषा बनती है, जो परिभाषा आपको लिखनी ही पड़ेगी और यही लिखना चाहिए आपको। किसी भी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या या इलेक्ट्रॉनों की संख्या को परमाणु संख्या कहते हैं। परमाणु संख्या कहते हैं बच्चों। परमाणु क्रमांकों को परमाणु संख्या भी बोला जाता है, परमाणु संख्या भी बोला जाता है। ठीक है, परमाणु क्रमांक बोल दो, परमाणु संख्या बोल दो। इसको हम अगर शॉर्ट रूप की बात करें बच्चों तो हम इसको Z से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? Z से। ठीक है, Z से प्रदर्शित करते हैं। तो हम ये बात कर रहे थे कि आपसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखवाएंगे वो सोडियम का, लिखवाएंगे, लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है। हमने आपको एक फार्मूला बताया था 2 8 8 18, ये हमने फार्मूला आपको बताया था। ये आपको रट लेना है, जो हम बता रहे हैं वो आपको रट लेना है। तो 11, तो 2 लिख दो पहले, 2 के बाद 8 लिख दो, 2 8 10, संख्या आपको 11 तक ले जानी है, तो 2 8 और 1 लिख दो। ये आपका हो गया सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ये आपका क्या हो गया? सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। किसी का भी पूछें आप बना सकते हैं। अब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना रहे हैं मैग्नीशियम का। ठीक, बराबर 2 लिख दिया, 8 लिख दिया, अब हो गया 10। देखते जाना, 12 तक संख्या ले जानी है, तो ये हमने 2 लिख दिया। 2 8 10 2 12, ये आपका हो गया मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब हम लिखना चाहते हैं 17 क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। कैसे लिखेंगे? 2 लिख दिया, फिर हमने संख्या 8 लिख दी, फिर संख्या हमने 8, 2 8 10 8 18, जबकि यहाँ 17 है, तो माने 8 यहाँ नहीं आएगा, आएगा 7। 2 8 10 7 17। ये इस प्रकार से आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने हैं। ठीक है, ये आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने हैं। परीक्षा में ये आपका पूछा जाता है हमेशा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर। इलेक्ट्रॉन विन्यास इसलिए जरूरी है, इससे अपन
संयोजकता निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? संयोजकता निकाल सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से। जैसे कि परिभाषा पूछ ले मैं संयोजकता, किसी भी परमाणु की संयोजन करने की शक्ति संयोजकता कहलाती है। किसी भी परमाणु की संयोजन करने की शक्ति संयोजकता कहलाती है। जैसे कि यहां हम बात करते हैं कि पूछा जाएगा आपसे कि मैग्नीशियम की संयोजकता कितनी है। मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक कितना है? बताया था कि 12 याद कर लियो, 12 तक तो 2 8 10 2 12। तो देखिए हमने कहा था कि कोई भी तत्व है बच्चों वो अष्टक बनाएगा, माना बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन उसके होना अनिवार्य है। अब 8 इलेक्ट्रॉन कैसे हो सकते हैं? या तो ले या दे। अब 2 हैं इसके पास, किसी के पास 6 हैं, क्योंकि 6 तो अभी बताओ 6 वाला इसको क्यों देगा? कोई वस्तु लेकर के ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा, हमसे 2 रुपये ले जाओ। 8 रुपये की वस्तु आ रही है तो इसने कहा हमसे 2 रुपये ले जाओ, 6 तुम्हारे पास है, तुम्हारा काम चल जाएगा। तो इसने 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए। 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए। इस तरीके से होता है। जब त्यागते हैं तो धन लगता है। जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन त्यागता है, जितने इलेक्ट्रॉन त्यागता है उतने धन लग जाते हैं। तो यहाँ देखो 2 धन आ गया, तो इसकी संयोजकता कितनी है? इसकी संयोजकता +2 है। अब यहाँ पर हम सोडियम भी देख लेते हैं। सोडियम जो है इसका परमाणु क्रमांक है 11। इसकी संयोजकता निकाल रहा है 2 8 10 1 11। एक बात सोचो, इसको अष्टक बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक इलेक्ट्रॉन जो है किसी को दे देगा, क्योंकि किसी के पास 7 हैं, किसी के पास 7 हैं, तो ये कहेगा हमारे पास 1 ही रुपये जा, तुम्हारे पास 7 रुपये जा, हमसे 1 रुपये ले लो और अपना काम चला लो। तो इसने 1 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया। 1 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, इसलिए आपने कई बार किताबों में देखा होगा इस तरीके से रहता है, इस पर एक धनायन लगता है। अब कोई सर यहाँ तो हमने बात समझ में आ गई, लेकिन जो सर जो क्लोरीन है इस पर ऋण क्यों लगता है? तो ये भी समझो, ये भी समझो। क्लोरीन का बच्चों जो परमाणु क्रमांक है वो है आपका 17। लिखते हैं 2 8 10 7 17। इसके पास बाहरी जेब में, बाहरी कोश में 7 इलेक्ट्रॉन हैं। इसको आवश्यकता है 1 इलेक्ट्रॉन की, तो क्या करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन किसी से ले लेगा। किसी से क्या ले लेगा? सोडियम से 1 इलेक्ट्रॉन ले लेता है। ले लिया। जब कोई इलेक्ट्रॉन लेता है तो ऋण लगता है, यहाँ रखें। जब कोई इलेक्ट्रॉन लेता है माने इलेक्ट्रॉन कोई ग्रहण करता है तो ऋण आयन बनता है। जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो ऋण आयन बनता है। ठीक है, तो इस तरीके से हो जाता है 17 क्लोरीन ऋण आयन, ऐसे ही हो जाता है। अब देखो इसके पास 17 प्रोटॉन हैं और प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के ही बराबर होते हैं। लेकिन अब ध्यान दो, परीक्षा में प्रश्न आया है कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं, देखना है। तो आपको पता है क्लोरीन का परमाणु क्रमांक, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 है। ऋण लगा है, 1 ऋण लगा है तो इसमें 1 जोड़ देना, तो इसमें हो गए 18 इलेक्ट्रॉन। याद रखना, परीक्षा में कई बार आया है, रिक्त स्थान में कई बार आया है कि क्लोरीन ऋणायन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो रटना नहीं है कितने होते हैं, आपको परमाणु क्रमांक याद करना है। अब देखिए यहाँ पर इसमें पूछा है कि सोडियम में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? खटाक से कह दोगे 11 इलेक्ट्रॉन है। लेकिन हम पूछें इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं यानी धन में, तो बच्चों इसमें इलेक्ट्रॉन जो हैं आपके होंगे 10। इसलिए 10 होंगे क्योंकि जब धन लगता है तो माने त्यागना। इसके पास 11 थे, 1 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, किसी को दे दिया इसने, तो 11 में से 1 गए तो बचे 10। तो एक समझो, जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो धन लगता है, धनायन बनाता है। जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन लेता है तो ऋणायन बनाता है। ठीक, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना। तो जितने इलेक्ट्रॉन दिए या जितने इलेक्ट्रॉन लिए वही उस परमाणु की संयोजकता होती है, वही उस परमाणु की संयोजकता होती है। क्लोरीन की संयोजकता कितनी है? 1 है क्योंकि उसने 1 इलेक्ट्रॉन लिया। सोडियम की संयोजकता 1 है क्योंकि उसने 1 इलेक्ट्रॉन दिया। माना कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन दे या ले अष्टक बनाने के लिए, तो जो संख्या है वो ही होती है उसकी संयोजकता।
अब परीक्षा में पूछ सकते हैं कि बोरोन है आपका, बता चुके हैं आपको, और एल्यूमिनियम है। इसकी जो संयोजकता है +3 होती है। कैसे होती है बच्चों, समझो। बोरोन है, इसका परमाणु क्रमांक 5 है, पहले हमने आपको बताया था 5 है इसका परमाणु क्रमांक, तो हमने लिखा 2 और 3, ऐसे तो लिखेंगे अपन। अब देखो यह ध्यान देखो, अष्टक जो नियम है कुछ तत्वों में फेल हो जाता है, इसको हम एल्यूमिनियम से निकालते हैं तब समझ में आएगा। एल्यूमिनियम का मेरे बच्चों परमाणु क्रमांक होता है 13, लिखते हैं 2, 8, 10 और 3, 13। तो यहाँ से क्लियर हो गया, बाहरी कोश में 3 इलेक्ट्रॉन है और इसकी बोरोन की एल्यूमिनियम की संयोजकता है 3। और बच्चों जो बोरोन एल्यूमिनियम है एक ही समूह के तत्व हैं, एक ही समूह के तत्व हैं, ये सब 13 समूह के तत्व हैं। अगर आपको आवर्त सारणी आपने याद कर ली है तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। 13वें समूह की 3 संयोजकता ऐसे अपन निकाल सकते हैं। तो वैसे याद कर लो, नहीं हो रहा याद, तो बोरॉन और एल्यूमिनियम की संयोजकता जो है कितनी होती है, 3 होती है। अब पूछा जाएगा बच्चों कि जो आपका नाभिक है, जो नाभिक है ये धनावेशित है या ऋणावेशित? जो आपका नाभिक है ये धनावेशित है या ऋणावेशित? तो बच्चों यहाँ पर ध्यान दो, न्यूट्रॉन पर तो कुछ आवेश होता ही नहीं है, प्रोटॉन पे है धनावेश, तो नाभिक भी आपका कैसा होता है, नाभिक भी आपका होता है धनावेशित। देखो आपने थोड़ी बातें जान ली, बस वो आपको घुमाते रहेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। परमाणु का जो नाभिक है वो कैसा होता है, धनावेशित। कभी कभी हो सकता है केंद्रक लिखा आ जाए तो घबराना नहीं है। जो किताब छापते हैं, कुंजी छापते हैं, वो बहुत गलतियां करते हैं। पूछ आया कि परमाणु का जो केंद्रक है वो कैसा होता है, धनावेशित, लेकिन केमिस्ट्री में सही रूप में उसको नाभिक ही कहा जाएगा, केंद्रक नहीं कहा जाएगा। ठीक। अब बच्चों आपको कुछ पता होना चाहिए, जे होते हैं अल्फा कण, जे होते हैं आपके बीटा कण, और जे होते हैं आपके गामा कण, अल्फा बीटा गामा कण। जो अल्फा कण होते हैं वो क्या होते हैं, ये वास्तव में कुछ नहीं होते हैं, ये होते हैं आपके अल्फा कण जो होते हैं द्वि, अल्फा कण जो आपके होते हैं द्वि आवेशित हीलियम कण। अल्फा कण जो होते हैं वो आपके क्या होते हैं, द्वि आवेशित हीलियम कण होते हैं। माने इस तरीके से कुछ होता है 2He4। अल्फा कण जो होते हैं आपके ये द्वि आवेशित हीलियम कण होते हैं, द्वि आवेशित हीलियम कण होते हैं अल्फा कण। पूछा जाएगा कि किसकी बच्चों वेधन क्षमता ज़्यादा है, तो गामा कणों की वेधन क्षमता बहुत ज़्यादा है। माने आपके सामने कोई लोहे की मोटी परत है या कुछ भी सामने वस्तु है, कोई किरणें भेज रहा है, तो जो गामा कण हैं ये मोटी से मोटी परत से आर पार निकल जाती है। माने गामा कणों की जो वेधन क्षमता है वो ज़्यादा है अल्फा और बीटा से। ये भी परीक्षा में बच्चों आपका प्रश्न आया है। अब ऐसा प्रश्न आ जाए कि जो आपका न्यूट्रॉन है, तो न्यूट्रॉन की खोज कब हुई, बताओ। न्यूट्रॉन की खोज कब हुई बताओ। बहुत सिंपल उत्तर है, न्यूट्रॉन की खोज किस सन में हुई बताओ। तो न्यूट्रॉन की खोज बच्चों हुई थी 32 में। कैसी 32 में, 1932 में। तो न्यूट्रॉन की खोज 1932 में हुई थी। और किसने की थी, जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। अब बच्चों वो आपसे पूछेंगे परमाणु द्रव्यमान।
ठीक। या पूछेंगे द्रव्यमान संख्या, या पूछेंगे परमाणु भार। मेरे बच्चों ये एक ही चीज़ है, या इंग्लिश में लिख देंगे एटॉमिक मास। ये एक ही चीज़ है मेरे बच्चों, कंफ्यूज हो जाते हैं। परमाणु द्रव्यमान, द्रव्यमान संख्या, परमाणु भार या एटॉमिक मास किसे कहते हैं? वीडियो रोक करके इसको आप याद कर सकते हैं। परमाणु द्रव्यमान किसे कहते हैं, द्रव्यमान संख्या किसे कहते हैं, परमाणु भार किसे कहते हैं, एटॉमिक मास किसे कहते हैं, ये पूछ सकते हैं परीक्षा में। तो इसका उत्तर बहुत ही सिंपल है। माने द्रव्यमान, हमने शुरू में आपको बोला था कि पदार्थ कहो किसी भी वस्तु को या द्रव्य का, ठीक। तो उन्होंने लिख दिया द्रव्यमान। माने किसी न किसी का कुछ मान सम्मान होता है। आप मेरे प्यारे बच्चे हो तो आपका भी कुछ ना कुछ मान सम्मान है। किसी छात्र को टीचर अच्छा मतलब रिस्पेक्ट देते हैं, किसी को नहीं देते हैं। जो बच्चे अच्छे होते हैं उनको रिस्पेक्ट मिलती है। तो माने यहाँ से निकला द्रव्यमान, माने कोई पदार्थ है उसका कितना द्रव्यमान है, कोई परमाणु है उसका कितना द्रव्यमान है। माने हाइड्रोजन का परमाणु का द्रव्यमान अलग होगा, नाइट्रोजन के परमाणु का द्रव्यमान जो है अलग होगा। तो होता क्या है, तो यहाँ पर ध्यान, कोई भी वस्तु है ऐसी, उसको आप घुमा रहे हैं तो उसको क्या करेंगे, उसको उंगली से इस तरीके से अपन ऐसे लगा लेंगे तो वो घूमती रहेगी। अगर आप बिल्कुल सही सेंटर में उसको पकड़ के घुमा रहे हैं तो घूमती रहेगी। इसी प्रकार ये परमाणु है आपका, जो मध्य का स्थान है, इसी पर पूरा का पूरा उसका द्रव्य का मान सम्मान होगा। बिल्कुल सही बात है। तो माना बच्चों प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन का जो योग निकला यही बच्चों कहलाता है परमाणु द्रव्यमान या द्रव्यमान संख्या। याद कैसे करोगे, परिभाषा बता रहे हैं, याद करो। किसी भी परमाणु, किसकी परिभाषा, द्रव्यमान संख्या की परिभाषा। किसी भी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योग, प्लस को योग भी कहते हैं, योग द्रव्यमान संख्या कहलाती है। द्रव्यमान संख्या कहलाती है। कितनी सरल परिभाषा है, द्रव्यमान संख्या की कितनी सरल परिभाषा है। किसी भी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के योग को द्रव्यमान संख्या या परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। अब आपसे घुमा करके भी क्या पूछ सकते हैं, प्रश्न पूछेंगे, एक परमाणु है उसमें प्रोटॉन 8 हैं, उसमें न्यूट्रॉन 8 हैं, तो इसकी द्रव्यमान संख्या कितनी है। सिंपल सा उत्तर है, इसकी द्रव्यमान संख्या 16 है। इसकी द्रव्यमान संख्या 16 है। तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब बच्चों आपसे वो और क्या पूछेंगे, वीडियो समाप्ति की ओर है। अब वो आपसे कभी कभी क्या पूछते हैं, समस्थानिक, और कभी कभी पूछेंगे समभारिक क्या होते हैं। समस्थानिक क्या होते हैं, समभारिक क्या होते हैं, समझो। जो समान स्थान में हों वो समस्थानिक, समभारिक जिनमें भार, अभी अपन ने क्या समझा था, चाहे द्रव्य। देखो तो हम बात कर रहे थे, समझाने के लिए कोशिश कर रहे थे कि दो नंबर में समस्थानिक भी आएगा, 2 नंबर में समभारिक भी आएगा, और 2 नंबर में अंतर भी पूछ सकते हैं आपसे कि समस्थानिक का अंतर बताओ, समभारिक का अंतर बताओ, ऐसा ही पूछ सकते हैं। तो परिभाषा और अंतर आपके दोनों कंप्लीट हो जाएंगे इसको देखने से, समस्थानिक। ऐसे ही उसके उदाहरण से हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। हमने लिख दिया 1H1 1H2 1H3, ऐसा लिख दिया। यहाँ हमने एक उदाहरण लिख दिया 18 आर्गन 40 19 पोटेशियम
40, 20 कैल्शियम 40। तो बच्चों आपको ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि कोई तत्व है, उदाहरण के रूप में कोई भी तत्व है आपका, नीचे जो संख्या रहती है उसको वो होता है परमाणु क्रमांक, ऊपर जो संख्या होती है वो होता है परमाणु का भार, माना वजन। सिर के ऊपर क्या रखते हैं? वजन ही रखते हैं, भार ही रखते हैं। तो ऊपर की संख्या जो होती है परमाणु भार। तो यहाँ पर देखो, इसका भार समान है, इसका समान है, इसका समान है। ये परमाणु अलग अलग है, ये आर्गन का परमाणु है, ये पोटेशियम का है, ये कैल्शियम का है। यहाँ पर देखो परमाणु भार अलग अलग है लेकिन परमाणु एक ही है, ये भी हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है। तो परिभाषा कैसे बनती है? देखो 2 नंबर में परिभाषा आएगी, अंतर में भी लिख सकते हैं, लिखना ही है, टॉप करना। तो यहाँ पर ध्यान दो, स्टार्ट वहीं से करना है। एक ही तत्व के, एक ही तत्व के, देखो ये भी हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है। तो एक ही तत्व के ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं, एक ही तत्व के ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं लेकिन परमाणु भार अलग अलग होते हैं, समस्थानिक कहते हैं। ये परिभाषा हो गई। वीडियो में परिभाषा दोबारा देख सकते हैं आप, दोबारा बोलते हैं तो फिर टाइम जाने लगता है। अब पूछेंगे वो आपसे कि हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक हैं। तो बच्चों हाइड्रोजन के यहाँ आपको 3 समस्थानिक दिख रहे हैं, कई बार ये पूछा गया। यहाँ एक और ध्यान रख लो, परीक्षा में जो और आएगा 17 क्लोरीन 35, 17 क्लोरीन 37, ये भी आएगा। तो यहाँ भी देखो एक ही तत्व के परमाणु हैं, क्लोरीन क्लोरीन, परमाणु क्रमांक समान है लेकिन जो परमाणु भार अलग अलग है। ठीक, तो अब पूछेंगे क्लोरीन के कितने समस्थानिक होते हैं? तो दिख रहे हैं, एक ये है, एक ये है, तो 2 हो गए, तो 2 हो गए। ये परीक्षा में कई बार पूछा गया है कि क्लोरीन के कितने समस्थानिक होते हैं? 2 होते हैं। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। अब जो समस्थानिक होते हैं, जो समस्थानिक होते हैं बच्चों, इनके रासायनिक गुण समान होते हैं। इनके जो रासायनिक गुण हैं मेरे बच्चों, ये कैसे होते हैं? ये समान होते हैं। जो समस्थानिक होते हैं मेरे बच्चों, उनके रासायनिक गुण समान होते हैं। इनके रासायनिक गुण असमान होते हैं। इनके रासायनिक गुण कैसे होते हैं? असमान होते हैं। अब यहाँ और क्या आपसे पूछेंगे, देखो वो भी आपको समझना है। इनके नाम पूछ सकते हैं अगर कठिन पेपर बनाया तो। जो पहला है आपका, इसका नाम है मेरे बच्चों प्रोटियम। क्या? प्रोटियम। ध्यान रखें, प्रोटियम इसका नाम है। प्रोटॉन इसमें कितने हैं? एक ही है, क्योंकि प्रोटॉन को ही परमाणु क्रमांक कहते हैं। इलेक्ट्रॉन कितने हैं? इसको ही प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है। तो बच्चों मेरे बच्चों इलेक्ट्रॉन भी इसमें एक है। न्यूट्रॉन पूछेंगे आपसे तो न्यूट्रॉन निकालना पड़ेगा, पूछेंगे तो एक ऊपर की संख्या में से नीचे की संख्या घटा दियो, एक में से गया तो न्यूट्रॉन 0। ठीक, अगर हम इससे निकलवाएं, इसका नाम क्या है? तो नाम लिख दे रहे हैं पर निकालते आप रहना। ये 2 हैं, दो है तो 2 से ही इसका नाम बना ड्यूटीरियम। ड्यूटीरियम। इसमें न्यूट्रॉन कितने हैं? न्यूट्रॉन कैसे निकाले जाते हैं? 2 में से 1 गए, 2 में से 1 गए तो इसमें 1 न्यूट्रॉन है। इसमें से इसमें निकाल लो। ट्राइटियम में, ट्राइटियम में तो ट्राइटियम में क्या है? 3 में से 1 गए तो 2। ट्राइटियम में 2 न्यूट्रॉन हैं। जो आपको ड्यूटीरियम है इसमें 1 न्यूट्रॉन है। तो सिंपल सा तरीका मेरे बच्चों को, घबराने क्यों? न्यूट्रॉन निकालने के लिए ये द्रव्यमान संख्या है, ये परमाणु भार है, इसमें से इस संख्या को घटा दो, आपके न्यूट्रॉन जो है निकल आएंगे। अब बात कर लेते हैं संभारिक की परिभाषा। सर आपने नहीं बताई, आपने संभारिक की परिभाषा नहीं बताई। देखो संभारिक की परिभाषा क्या है? संभारिक की परिभाषा क्या है? देखो ये है अलग अलग तत्व के परमाणु। ये भी अलग तत्व है, ये अलग तत्व है, ये अलग तत्व है। तो परिभाषा यहीं से बनेगी।
अलग अलग तत्वों के वे परमाणु, अलग 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 तत्वों के वे परमाणु जिनके परमाणु भार समान होते हैं लेकिन परमाणु क्रमांक अलग अलग होते हैं, समभारिक कहते हैं। एक बार और सुन लो। अलग अलग तत्वों के वे परमाणु जिनके परमाणु भार समान होते हैं लेकिन परमाणु क्रमांक अलग अलग होते हैं, समभारिक कहते हैं। देखो इसमें 20 अलग हैं, इसमें 18 दिए हैं, तो ये भी अलग है। ठीक है, तो ये उदाहरण जो है परीक्षा में कई बार वो पूछ लेते हैं, तो आपको उदाहरण याद होने चाहिए। अब वो क्या है, कभी कभी एक शब्द और पूछेंगे कि रेडियो धर्मिता क्या होती है। रेडियो धर्मिता माने रेडियो एक्टिविटी। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं को उनको रख दो तो आपसे आप उनमें किरणें निकलती रहती हैं, अल्फा किरणें, बीटा किरणें, गामा किरणें, रेडियो एक्टिविटी, उनसे ही कैंसर होता है। तो रेडियो धर्मिता के बारे में मेरे बच्चों सबसे पहले बताया था हेनरी बैकुरल ने। हेनरी बैकुरल ने सबसे पहले रेडियो धर्मिता के बारे में बताया था, हेनरी बैकुरल ने बताया था। ठीक है, ये आपको परीक्षा में पूछा था, ध्यान रखना। प्रश्न आएगा कि रेडियो धर्मिता के बारे में किसने बताया सबसे पहले? हेनरी बैकुरल ने बताया। रेडियो धर्मिता की खोज सबसे पहले किसने की? हेनरी बैकुरल ने की। अब कुछ जो रेडियो एक्टिव पदार्थ हैं उनके बहुत उपयोग हैं, जैसे कि हम बात कर लेते हैं कोबाल्ट। तो कोबाल्ट से कैंसर का इलाज होता है। ठीक, कैंसर का इलाज। देखो कोई जहर है तो जहर को मारता है, किसी को सांप काट ले तो उसकी जो दवाई बनती है सांप के जहर से ही बनती है। तो रेडियो एक्टिव पदार्थ वैसे ही उनसे कैंसर भी होता है, उनसे कैंसर ठीक भी होता है। तो कोबाल्ट रेडियो एक्टिव पदार्थ से कैंसर का इलाज होता है। इसी प्रकार मेरे बच्चों आयोडीन 131 नाम का एक रेडियो एक्टिव पदार्थ होता है जिससे घेंगा, जो घेंगा रोग होता है माने गला सूज जाता है, उसको गोइटर कहते हैं। आयोडीन वाला नमक जो नहीं खाते उनको घेंगा रोग हो जाता है, तो आयोडीन 131 से घेंगा रोग का इलाज होता है। ठीक है, एक होता है आपका यूरेनियम, यूरेनियम 238, तो इसका उपयोग जो है परमाणु रिएक्टर में होता है। परमाणु रिएक्टर किस में होता है? परमाणु रिएक्टर, जो परमाणु रिएक्टर होते हैं जिनसे बिजली बनाई जाती है उनमें ईंधन के रूप में यूरेनियम 235 का उपयोग होता है। एक होता है मेरे बच्चों सोडियम। ठीक है, तो सोडियम का उपयोग जो है रक्त कैंसर के इलाज में सोडियम का उपयोग होता है, सोडियम के समस्थानिक का उपयोग होता है। तो देखो जो है रेडियो एक्टिव पदार्थ ये हानिकारक भी हैं और आपके फायदेमंद भी हैं। अब बच्चों ध्यान रखो, सुना होगा आपने एनोड सुना होगा और कैथोड सुना होगा। ठीक, ये बच्चों इस प्रकार से एक नलिका होती है, इसको बोलते हैं विसर्जन नलिका। क्या बोलते हैं? विसर्जन नलिका, विसर्जन नलिका। तो एनोड से किरणें कैथोड की ओर जाती हैं, एनोड से किरणें निकलती हैं कैथोड पे पहुंचती हैं, एनोड से किरणें निकलती हैं कैथोड पे पहुंचती हैं, तो इनको बोलते हैं बच्चों कैनाल किरणें। जो कैनाल किरणें होती हैं, ये हमने गलत बना दिया ऐसा, ये सीधी रेखा में चलती हैं। कैनाल किरणें जो हैं बच्चों सीधी रेखा में चलती हैं। इसी प्रकार बच्चों जो कैथोड किरणें होती हैं वो भी सीधी रेखा में चलती हैं। इस बार पूछा जाएगा कि कैथोड किरणें कैसे चलती हैं, तो बच्चों कैथोड किरणें भी जो बच्चों सीधी रेखा में चलती हैं। ये भी परीक्षा में आपका कई बार पूछा गया है, तो हमने समझा बता दूँ। तो कैनाल किरणें जो है बच्चों, कैनाल किरणों की खोज किसने की थी? गोल्डस्टीन ने। तो यहाँ तक आप पहुँच गए तो आपने ये समझा कि जो गोल्डस्टीन महोदय थे इन्होंने बच्चों प्रोटॉन की खोज की एवं इन्होंने कैनाल किरणों की खोज की।
प्रोटॉन और कैनाल किरणों की खोज की। किसने? गोल्डस्टीन महोदय ने प्रोटॉन की खोज की और कैनाल किरणों की इन्होंने खोज की, गोल्डस्टीन महोदय ने। तो कैनाल किरणें जो हैं, कैथोड किरणें जो हैं, एक सीधी रेखा में गमन करती हैं। अब लास्ट में बस थोड़ा सा समझो कि जो प्रोटॉन है, जो आपका इलेक्ट्रॉन है, इन पे जो आवेश होते हैं, सवाल हल करते हैं तो आवेश को पता होना चाहिए संख्यात्मक मान। तो इनका जो मान होता है मेरे बच्चों, इनका जो मान होता है कितना होता है? 1.6 गुणित 10⁻⁻19 कूलाम। ये धन में होता है तो धन लगा दिया। ये भी होता है 1.6 गुणित 10⁻⁻19 कूलाम। इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है, ऋण लगा दिए। सवाल हल करेंगे तो आपको ये ध्यान रखना है, प्लस माइनस। प्रोटॉन पे कितना आवेश होता है? बोलना पड़ेगा प्लस 1.6 गुणित 10⁻⁻19 कूलाम, और इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 गुणित 10⁻⁻19 कूलाम। ये आपको बोलना पड़ेगा, बहुत ज़रूरी है। तो अब बच्चों क्या है, वीडियो जो है बहुत लंबा हो जाता है, तो दूसरे वीडियो में और थोड़ी बहुत जानकारी बचती है तो उसमें बता देंगे। वैसे हम आपको संपूर्ण बता चुके हैं। जब जो दूसरा वीडियो जो छात्र देख लेता है वो हर परीक्षा में टॉप करेगा। टॉप के लिए वो है, और फर्स्ट डिवीज़न के लिए ये आपका एक ही वीडियो काफ़ी है। समझ गए आप? टॉप करना है तो 2 वीडियो देखना है, और फर्स्ट डिवीज़न बनाना है तो सिर्फ 1 वीडियो देखना है, जो कि आप अभी देख रहे हैं। और कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आशा करते हैं आपको वीडियो में बताई बातें जो हैं समझ में आ रही हैं। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। स्वस्थ रहें और खुश रहें।